स्वागत है आपका इस लेक्चर में जहां हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। अब देखिए, जैसे हमने अभी तक कवर किया है तो हमने देखा कि भाई साउथ एशिया की कंट्री जो है उसकी खास बात ये था कि वो इंडिया का नेबरहुड है और इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड को लेकर, नेबरहुड फर्स्ट, राइट। अगर हम सेंट्रल एशिया को देखें और साउथ ईस्ट एशिया को देखें तो हमने देखा इंडिया ने 1990s के बाद कोशिश की साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध बढ़ाने की, क्योंकि इंडिया का एक मार्केट जो बहुत बड़ा था, जो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर था वो रहा नहीं, यूएसएसआर। तो आपने साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, जो मैंने डिस्कस करी थी कि यूएसए के करीब था वो, और इंडिया को बेसिकली एक डर था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो इंडिया का एक प्राइमरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव है कि हमें कोशिश करनी है कि हम किसी एक पोल की तरफ ना दिखे। उस चक्कर में इंडिया दूर रहा साउथ ईस्ट एशिया से। लेकिन सेंट्रल एशिया के साथ क्या बात हो सकती है बताइए। देखिए, सेंट्रल एशिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की शुरू से रही वो थी कनेक्टिविटी की। और जिस सेंट्रल एशिया को आज आप देख रहे हैं जिन कंट्रीज को, वो 1990 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि सारी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट थी। यूएसएसआर के साथ इंडिया के संबंध अच्छे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तब भी उस रीजन से आप कनेक्ट ढंग से नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरना है, जो कि एक तरह का ब्लॉकेड इंडिया के लिए क्रिएट करता है हिस्टोरिकली। और अभी भी वर्तमान में भारत के संबंध इस रीजन से उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाए बिकॉज ऑफ इशूज ऑफ कनेक्टिविटी, क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी नहीं है। इसी की वजह से कॉमर्स नहीं हो पा रहा, तो इससे जो व्यापार की संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। इस रीजन की खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एनर्जी एक्सप्लोरेशन की। और साउथ ईस्ट एशिया की तरह अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो इसको भी दिक्कत ये आती है कि ये घिरा हुआ है चाइना से, रशिया से, और बड़ी परेशानी में उस चक्कर में फंसा रहता है। तो एक बार मैप के थ्रू देखते हैं। अभी देखिए, ये है आपको दिख रहा होगा सेंट्रल एशिया आपको। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये आपकी जो कंट्रीज हैं ये बनाती है आपका साउथ ईस्ट एशिया। फिर आपका इधर अजरबैजान है, जहाँ बाकू का रीजन आता है, और अर्मेनिया का रीजन आएगा यूरोप के साइड में, इस साइड जो हम कवर करेंगे अलग से, जहाँ पर विवाद भी चल रहा है नगानो कराबाख का। लेकिन ये जो कंट्रीज आप सेंट्रल एशिया की देख रहे हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिसे हम स्तान्स कहते हैं, पहले ये सारी कंट्री रशिया का जो मेजर पार्ट यूएसएसआर का हुआ करती थी। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो कंट्री आजाद हुई। ये कंट्रीज असल में मेजरली लैंडलॉक्ड है। एक तरफ इनकी कैस्पियन सी है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, और बाकी फिर कहीं समुद्री आउटपुट है नहीं। मतलब यहाँ मैं आपसे देखो, दे आर कंप्लीटली लैंडलॉक्ड, डोंट हैव एक्सेस। तो उसे कनेक्ट करने के लिए आप इंडिया को या तो ये रूट पकड़े इंडिया, या फिर यहाँ से इंडिया यहाँ ईरान जाए, ईरान के थ्रू यहाँ जाए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो और ये रूट ही इंडिया और रशिया को जोड़ता है एक तरह से। इसको मैं आपको ठीक करें, ये जो रशिया तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको सेंट्रल एशिया से ही गुजरना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर कनेक्टिंग इंडिया विद रशिया। ऑल्सो टू कनेक्टिंग दीज टू रीजन्स यू हैव टू एंश्योर सम रूट। जो मेन रूट है पाकिस्तान का, जिसे जिपर स्टेट कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कनेक्ट करता है, वो जिपर स्टेट आपको घुसने देगा नहीं पाकिस्तान। तो आपको इसको बाईपास करना है तो आप ईरान के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की बात करो, रशिया की बात करो, तो आपको ध्यान रखना होगा जब आप आंसर लिख रहे हो अबाउट रशिया, तो आप एक मेंशन जरूर कर सकते हो सेंट्रल एशिया का, कि सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया जो भी कोशिश कर रहा है वो इवेंचुअली इन द एंड हेल्प करेगा इंडिया को रशिया से कनेक्ट करने में, क्योंकि एक लैंड रूट बहुत कम डिस्टेंस का होगा। वरना अदर जो रूट की बातें चल रही है, चेन्नई से आप व्लादिवोस्तोक जा रहे हो यहाँ से ऐसे घूम के, एक रूट वो है। फिर नहीं तो आप यहाँ स्वेज कनाल होते हुए पीछे से घूम के मेडिटेरियन से तब जाओ यहाँ रशिया, इधर आर्कटिक होते हुए, या फिर यहाँ से, या फिर आप इधर से कनेक्ट करो। तो ये सारे रूट काफी लंबे हैं, ये लैंड रूट काफी वायबल हो सकता है। तो जब भी आप बात करो रशिया की, तो यहाँ पे इंश्योर कि अगर आपको मौका मिले तो आप सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया जो कोशिश कर रहा है ग्रो करने की, उसको मेंशन करें। वो है आईएनएसटीसी। अभी हम देखेंगे आईएनएसटीसी क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसकी कोशिश इंडिया, रशिया और ईरान ने शुरू करी थी 20 साल पहले ऑलमोस्ट, कि इस रीजन को कनेक्ट करें ताकि ये तीनों कंट्रीज आपस में ढंग से ट्रेड कर पाए और एक वायबल कनेक्टिविटी चैनल ग्रो कर पाए। तो जब भी आप रशिया देख रहे हो तो सेंट्रल एशिया एक पार्ट है उससे कनेक्ट होने का इंडिया के लिए, ठीक है। और सिमिलरली जब भी आप सेंट्रल एशिया की बात करोगे तो आपको ये भी दिख रहा है कि पाकिस्तान से तुम जा नहीं सकते, तुम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे ईरान से। तो हमने ईरान में एक डीप वाटर पोर्ट बनाया, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के थ्रू मुंबई से आप चाबहार पोर्ट को कनेक्ट करोगे, इस पोर्ट के थ्रू आप ऊपर जाओगे, सेंट्रल एशिया कनेक्ट करोगे, बंदर अब्बास या फिर चाबहार, दो पोर्ट है आसपास। चाबहार इंडिया जिसके ऊपर काम कर रहा है, बंदर अब्बास उसके पास एक और डीप सी पोर्ट है ईरान का, जिसके थ्रू इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो नया रूट बनाया जाए, कनेक्ट किया जाए सेंट्रल एशिया को इंडिया के साथ। तो ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया, ये तीनों इस जो हमें कनेक्ट करना है, यूरेशिया का रीजन कहते हैं इसको, आधा यूरोप आधा एशिया है, इस यूरेशिया के रीजन को कनेक्ट करने की कोशिश है। अब सवाल ये कि भाई क्यों कनेक्ट करें, क्या रेलेवेंस है इस रीजन की। तो इस रीजन की रेलेवेंस ये है कि इंडिया चाहता है अपना एनर्जी बास्केट डाइवर्सिफाई करना। क्यों? क्योंकि भाई हमारी ओवर डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट के साथ एनर्जी को लेकर, तेल जो बेचते हैं, फिर कुछ के ऊपर अमेरिका कभी सैंक्शन लगा दे रहा है। वेनेजुला की बात कर ले आप, या ईरान की बात कर ले। सो इन दैट केस अचानक से आपके एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से आपके देश में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो इंडिया हमेशा चाहता है कि जितने मार्केट हो सके उतना एक्सेस किया जाए। यूरेनियम का बहुत बड़ा जो एक सोर्स है यहाँ इस रीजन में पड़ता है, और इंडिया काफी टाइम से, एटलीस्ट 2009 से जो इंडिया के कुछ जो यूरेनियम है वो इंडिया कजाकिस्तान से सप्लाई ले रहा है वहाँ का। तो यूरेनियम का बहुत सप्लाई है यहाँ पर और भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सप्लोरेशन, जिसका फायदा इंडिया उठा सकता है। इसलिए इंडिया जो एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, सेंट्रल एशिया जो एक एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इनके बीच में बस एक ज्योग्राफी की दिक्कत है, वरना दे कुड हैव बीन फार ग्रेटर पार्टनर्स। तो क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, कॉमर्स नहीं है, तो संबंध इतने नहीं हो पाए अभी तक एस्टैब्लिश, बट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट दिस रीजन मोर एंड मोर। अब इसको लेकर ये हो गया अभी वर्तमान स्थिति क्या है। लेकिन इस रीजन को कनेक्ट करने में समस्या क्या दिख सकती है आपको, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन में घुसने की दिक्कत है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म। ये इस रीजन में बड़ी समस्या है। आप अफगानिस्तान को पार करके जाओगे, वहाँ तालिबान बैठा हुआ है, पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी इस रीजन में काफी स्थिति है जहाँ पर आपको जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो थोड़े बढ़ गए हैं। चाहे आप दाइश या आईएसआईएस की जो बात करते हो उसकी थोड़ी बढ़ती हुई यहाँ पर आप देख रहे हो ये बातें, या फिर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सॉरी, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, आईएसयू, ये यहाँ पर है। तो बॉर्डर के इलाकों पर काफी यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी की स्थिति है, जिस वजह से भारत को और इस रीजन को कनेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन कोशिश जारी है, और यहाँ पर इसलिए कोशिश है कि जो इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए ताकि हम अगर पहले किसी भी देश को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके अलग अलग लेवल पर आप उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं। इस रीजन को एंगेज करने के लिए जो मेजर बॉडी थी वो थी एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। वो एक पहल है जिसके थ्रू इंडिया फर्दर कनेक्ट कर पाए रीजन से। बात एक और बॉडी जो बचती है वो है CICA, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन एशिया। ये असल में कजाकिस्तान द्वारा शुरू कर किया गया था, जो नूर सुल्तान उनके प्रेसिडेंट थे, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। इसमें लगभग 25 मेंबर के आसपास है। तो CICA, SCO, दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू इंडिया कोशिश कर रहा है कि इस रीजन के साथ मल्टीलैटरली एंगेज किया जाए। तो बायलैटरली जो इन देशों के साथ संबंध है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मल्टीलैटरली इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी हम इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। तो इट इज CICA प्लस SCO। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत एक इंडिया, रशिया,
चाइना, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, ऐसे को हम डीपली कवर करेंगे। वो और CIC है, इन दोनों के थ्रू सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की कोशिश इंडिया कर रहा है। तो ये मल्टीलैटरली हो गया। बायलैटरली इंडिया के संबंध तजिकिस्तान के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन वही कनेक्टिविटी का इशू है, लगातार स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बातें हो गई जो हमने बेसिक ज्योग्राफी देख ली। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो इंडिया के कल्चर रिलेशन रहे हैं, क्योंकि लेट्स से जो मुगल्स वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो आपके कुशान थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो आपके फिर सूफिज्म का जो कल्चर इंडिया में डेवलप हुआ उसमें बड़ा रोल रहा है यहाँ का, सिल्क रोड यहाँ से उनके पास होता था। सो देयर आर मेनी हिस्टोरिकली कनेक्टिंग पॉइंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज टू फर्दर कनेक्ट विद दिस रीजन। प्रॉब्लम अभी वर्तमान में स्थिति है कि कल्चरली जो वर्तमान स्थिति है कि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ बुद्धिज्म, जो इस्लाम यहाँ फॉलो होता भी इट इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम व्हिच इज फॉलोड इन अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो थोड़ा डिस्टिंक्ट कल्चर है सेंट्रल एशिया का। सो इंडिया इज ट्राइंग टू एंगेज विद देम, बट क्योंकि वहाँ पर भी जो एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, तो वो एक फैक्टर जो रहता है वो नहीं है सेंट्रल एशिया में, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ, तो वो एक इशू रहा है। पर इंडिया स्टिल ट्राइंग टू कनेक्ट विद दीस कंट्रीज। तो जो कंट्रीज पहले देख लेते हैं कौन सी हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप नीचे से याद रखिए, इंडिया के ठीक ऊपर है तजिकिस्तान, तजिकिस्तान से ऊपर किर्गिस्तान, इस साइड उज्बेकिस्तान, नीचे तुर्कमेनिस्तान और सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। ये सारी कंट्रीज हैं। ये किस रीजन के बीच में है? कैस्पियन सी से लेकर चाइना और रशिया के बीच में फंसा हुआ रीजन। इधर कैस्पियन सी, यहाँ चाइना, ऊपर आपके रशिया आता है। तो ये जो इसके बीच का रीजन हमारा सेंट्रल एशिया है। इनकी राजधानी देख लीजिए कौन कौन सी है। बिशकेक किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। अस्ताना इज ऑफ कजाकिस्तान, फिर दुशानबे इज ऑफ तजिकिस्तान, अशगाबाद इज ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई इस पूरे रीजन की। अरलसी क्या इसमें आता है? कहीं और आता है। तो अरलसी भी सेंट्रल एशिया में, ये आपको अरलसी मिलता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है या जो ये रीजन है ये लैंडलॉक्ड है किस प्रकार से। तो क्योंकि कोई आउटलुक इनके पास है नहीं, आउटरीच नहीं है बाहर निकलने की विदाउट लैंड रूट। तो अगर आप देखो जो कोशिश इंडिया कर रहा है नया INSTC कॉरिडोर के थ्रू वो ये है। अभी जो वर्तमान रूट है ये ट्रेडिशनल ऐसा है कि इंडिया से अगर आपको रशिया जाना है तो आपको ये रूट लेना पड़ेगा। यहाँ से स्विस कनाल से मेडिटेरेनियन सी जाओगे, नॉर्थ सी क्रॉस करते हुए, बाल्टिक सी क्रॉस करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग जाओगे, जिसको ओवरकम करने के लिए इंडिया ने एक चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक का एक सी रूट की बात की है, जो कि आपके 10 दिन कम करता है ट्रैवल में। और एक और कोशिश की जा रही है कि इंडिया यहाँ से बंदरबास पोर्ट जाएगा ईरान, वहाँ से गुजरते हुए आप जो कैस्पियन सी वहाँ से गुजरते हुए अज़रबैजान जाओगे जिसमें बाकू है, फिर यहाँ से अस्त्रखान होते हुए आप मॉस्को पहुँच जाओगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूट, जिस रूट से आप बाद में सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट करोगे। तो ये कोशिश है कि आप कैसे इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू आगे बढ़ोगे। इसी में इसी के आसपास हमने अशगाबाद एग्रीमेंट किया है। अशगाबाद एग्रीमेंट के अंदर बात की कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया था, अशगाबाद एग्रीमेंट। तो अशगाबाद एग्रीमेंट इज ऑल्सो ट्रांजिट एग्रीमेंट, जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कॉरिडोर बढ़ाओगे इस रीजन में। इंडिया अशगाबाद एग्रीमेंट से लेट थोड़ा, लेकिन अशगाबाद एग्रीमेंट के थ्रू ये सारी कंट्रीज इस रीजन की कोशिश करेंगे कि ये INSTC के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए और एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप किया जाए ताकि इस रीजन में कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रांजिट रूट्स डेवलप हो। जिसके तहत देखिए तापी गैस पाइपलाइन की बात हुई थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, जिसके थ्रू गैस पहुंचती। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म है उसका इशू है। फिर पाकिस्तान से जो गुजरेगी पाइपलाइन, अफगानिस्तान की सेफ्टी का कंसर्न है। इंडिया को पाकिस्तान गैस पहुंचने देगा अपनी लैंड से होते हुए, उस पर विवाद है। हालांकि जो गैस जहाँ से गुजरती है उस देश को उसके ऊपर टैक्स मिलता है, उसका फायदा होता है। लेकिन ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए भी अच्छी हो सकती थी। पाकिस्तान भी एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, लेकिन चीज़ें फॉर्मलाइज नहीं हो पाई अभी तक। तो तापी गैस पाइपलाइन एक इंपॉर्टेंट इसके एक कंपोनेंट है। अशगाबाद एग्रीमेंट, INSTC, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इस रीजन को जोड़ सकते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया को, जिसकी बातें की जा रही हैं। ये हमें थोड़ी सी ज्योग्राफी के थ्रू पहले समझ लिया कि कहानी क्या है। अब जरा देखते हैं की पॉइंट्स एक करके नजर डालते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहली बात, यूरेशिया का हार्ट कहते हैं इसको। यूरोप और एशिया के ठीक सेंटर में है, विच इज सेंट्रल एशिया। और इंडिया के जो 3 रिलेशन जो बनते हैं, जियो कल्चरल, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल। जियो कल्चरल क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके जो हिस्ट्री रही है वो इस रीजन के साथ कनेक्टेड रही है, काफी पुराना हिस्टोरिकल संबंध है इसके साथ। और जो अभी जो जियो पॉलिटिक्स रीजन की वो क्या है कि दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो उनको कुछ भी बेचना एनर्जी तो आपको चाइना को बेचेंगे। सो दे वुड लाइक टू डाइवर्सिफाई द मार्केट, दे वांट मोर कंट्रीज टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू, दे वुड वांट टू हैव इंडियन प्रोडक्ट्स कमिंग टू देयर कंट्रीज, दे वुड वांट टू एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया, क्योंकि उनको भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो अभी जो रीजन की जियो पॉलिटिक्स है, रीजन की जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा रशियन उनकी एक कल्चरल लेगेसी रही है, क्योंकि USSR का पार्ट रहे थे। और उससे अलग वो चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना। नेशन बिल्डिंग थोड़ी कम रही है वहाँ, हाल रिसेंटली रिपब्लिक्स बने हैं। तो वहाँ पर इंडिया के पास जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, चाहे आप बात कर लो हेल्थ केयर की, चाहे आप बात कर लो IT सर्विसेज की, एजुकेशन की, इन सभी में इंडिया हैज़ बीन कंपेयर करो तो आप इंडिया भी 75 साल पहले आजाद हुआ, सो इंडिया कैन प्रोवाइड सिस्टम एंड दे आर सैंडविच बिटवीन 2 मेजर कंट्रीज, रशिया एंड चाइना। तो उनको जो और एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि और पार्टनर मिल सकता है, विच इज इंडिया, विच इज न्यूट्रल टू देयर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये जियो पॉलिटिक्स रीजन का तीसरा आता है आपका फिर जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री इंडिया, दे वुड वांट टू इंपोर्ट एनर्जी फ्रॉम दीस कंट्रीज, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीस कंट्रीज टू हैव बेटर रिलेशंस विद इंडिया। सो इसलिए अब जो सार रीजन है, सेंट्रल एशियन रीजन से कहते हैं सार या कार जैसे कह सकते हो, इस रीजन के साथ कोशिश की जा रही है कि कल्चरल रिलेशंस और डेवलप किए जाए, इकोनॉमिकल रिलेशंस डेवलप किए जाए। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं लाइक INSTC, चाबहार और आपके अशगाबाद एग्रीमेंट, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिससे आप इस रीजन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है हिस्टोरिकल टाइज की। मैंने आपको बताया मुगल अंपायर, इनिशियली मुगल जो थे यहीं से आए थे, कुशान अंपायर यहीं से आए थे, कनिष्क जो फेमस रूलर थे यहाँ के, बुद्धिज्म ट्रेड रूट, सिल्क रूट यहाँ से गुजरा था। तो एक पुराना लंबा कल्चरल रिलेशन रीजन के साथ रहा है, और उसी के थ्रू इंडिया से इंडियन फिलोसफी जो वेस्टर्न जो आपकी यहाँ जो एक बैक्टीरिया का रीजन कहते थे इसको, मैकेडोनिया और यूरोप के थ्रू जो कनेक्टिविटी थी इसी रूट से आती थी। सो वो जो एक लैंग्वेज ट्रांसफर या फिर जो एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंडिया टू यूरोप हुआ वो इसी रीजन के थ्रू हुआ था। सो एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। वी कैन कैपिटलाइज ऑन दैट बाय फोकसिंग ऑन शेयर्ड हिस्ट्री। शेयर्ड हिस्ट्री से फायदा क्या होता है? शेयर्ड हिस्ट्री का फायदा ये होता है यू कैन यूज इट टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस बिटवीन पार्टनर्स। हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं। अभी बहुत कम है, फ्लाइट्स भी बहुत कम है, वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। तो इंडिया इज लुकिंग टू कनेक्ट सेंट्रल एशिया इन दैट पर्सपेक्टिव। क्यों अभी तक इग्नोर था, हमने डिस्कस कर लिया है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंडिया को एक और एरिया जहाँ चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ चुका है, जो इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट हो गई चाइना के ऊपर, तो दे विल हैव एन ऑप्शन टू कर्टेल दैट। अब अगर डिपेंडेंस कितना है इसको मेंशन करूँ मैं, तो कजाकिस्तान का 25% जो ऑयल है वो चाइना के पास जाता है। जो तजिकिस्तान है और जो आपका किर्गिस्तान है, ये 2 कंट्रीज ये ऑलमोस्ट डेट ट्रैप का शिकार है ऑफ चाइना, क्योंकि इनकी जो कई सारी माइंस हैं, कोल माइंस, दे हैव बीन टेकन ओवर बाय चाइना। सो दे आर विटनेसिंग ओवर पावरिंग फेज, जहाँ चाइना बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रीजन पे बढ़ाता है।
और किर्गिस्तान में, जहाँ स्पेसिफिकली जो रीजन है, यहाँ से वो ट्रेन जोड़ रहे थे उज्बेकिस्तान से लेकर चाइना तक। तो उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना रेल लाइन की बात चल रही थी। लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट जो चाइना रन कर भी रहा है, वहाँ चाइना अपने लोग खुद लेके आता है। सो चाइना इज परसीव्ड नेगेटिवली बिकॉज चाइना ब्रिंग इट्स ओन पीपल, दे डोंट रियली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए लोग भी अपने खुद के लेके आता है, वो अपने आके प्रोजेक्ट किए चले गए। सो द इमेज ऑफ चाइना एंड द डेट ट्रैप व्हिच इज एक्सपेंडिंग इन द रीजन इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन दिस रीजन। और स्पेसिफिकली यहाँ पर अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंट्रल एशिया। सो दे आर ट्राइंग टू फर्दर इंटीग्रेट सेंट्रल एशिया विद चाइना। सो इन दिस सिनेरियो क्या चाहिए होगा इन देशों को? इन देशों को चाहिए एक आउटलुक, एक दूसरा मार्केट जिसके साथ पार्टनरशिप कर सके, जहां पर इंडिया एक मेजर पार्टनर की तरह उभरता आपको दिख रहा है, जो रोल इंडिया प्ले करना भी चाहेगा। सो हिस्टोरिकली क्या कहानी हो, 1991 में जब ये लोग आजाद हुए तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रियली, जो पहले कुछ कंट्रीज ने उनको रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंस को, और बाद में इंडिया ने अपनी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत कोशिश भी की कि इनके साथ और संबंध बढ़ाया जाए। और जो CICA मैंने बात की इनिशिएटिव जो तजिकिस्तान के द्वारा था, इसमें भी इंडिया ज्वाइन कर। CICA मतलब क्या भाई? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन एशिया। सो कजाकिस्तान लेड ये प्रयास था कि इस एशिया की जितनी कंट्रीज हैं वो आके बात कर सके, कोई विवाद उसको सॉल्व कर सके। प्रेजेंटली CICA 28 मेंबर्स हैं और दे आर ट्राइंग टू फर्दर एक्सपेंडेड, कई ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, पर वो एक स्टेप था कजाकिस्तान द्वारा इस रीजन की जो एशिया की इशू सॉल्व करने का। कोई बड़ा स्टेप इस ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया, इसलिए न्यूज़ में नहीं रहता, बट यू हैव टू नो कि क्या है। आपको एक पॉइंट याद से मैं दिला सकता हूं, टू मेंशन CICA इनिशिएटिव, SCO इनिशिएटिव, टू मेंशन अशगाबाद, जो इन रीजन्स की कंट्रीज के साथ कोशिश लगातार जहां इंडिया कर रहा है। इंडिया का खुद का भी एयरबेस तजिकिस्तान में है, सो जो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंडिया को इसकी इंपॉर्टेंस बनाती है कि एक और आपको पाकिस्तान के ऊपर एक रीजन है जहाँ पर अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है तो इंडिया विल हैव सम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एज वेल, जहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस अभी नेग्लिजिबल है। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया कोशिश कर रहा है, चाहे तापी हो चाहे इसकी जिसके थ्रू कनेक्ट करे, और कनेक्ट सेंट्रल एशिया जो इंडिया का 2012 में प्लान था, ये मेजर कोशिश थी, एक विजन डॉक्यूमेंट था जिसके थ्रू इंडिया कनेक्ट करेगा। और एक पॉलिसी थी जो 4 चीज़ों पे बेसिकली फोकस थी, विच इज कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कॉन्सुलर एंड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम करेंगे आप, कॉन्सुलर एक्सेस बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका व्यापार बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जिसमें आपका फिर एनर्जी इंपोर्ट्स या जो इंडियन मर्चेंडाइज आप बेचना चाहते हैं, जो आप मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट करना चाहते हैं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2019 से स्टार्ट हो चुका है, जो मेनली कोशिश कर रहा है कैसे कॉर्पोरेशन बढ़ाया जाए। SCO 2017 में जिसकी मेंबरशिप इंडिया को मिली, जिसके थ्रू इंडिया इंटरेक्ट करता है, कोशिश करता है कि कैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसके खिलाफ खुद को स्ट्रेंथन किया जाए। तो अशगाबाद एग्रीमेंट जो आपका INSTC है, इस तरह के प्रोजेक्ट इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है बढ़ाने की। इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स जो है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं मेजरली। देखिए कोई क्वेश्चन ऐसे आई नहीं रिसेंटली, और यहाँ ऐसा कुछ बड़ा विवाद नहीं है जो इसको न्यूज़ में लाए। सो दैट्स आई एम नॉट रियली फोकसिंग मच ऑन दिस, बट आपको जो पता होना चाहिए वो देखते हैं पहले। यहाँ की जियोपॉलिटिक्स बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि USSR गिरा उसके बाद जो यहाँ का कल्चर है, दे वर मेनली रशियन स्पीकिंग पीपल, बट उनके खुद के लैंग्वेजेस भी थे। दे आर इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज, बट उनका जो द फॉर्म ऑफ इस्लाम दे फॉलो इज स्टार्कली डिफरेंट टू कंपेयर टू साउथ एशिया या पाकिस्तान में जो इस्लाम फॉलो होता है, या आप सऊदी अरब वाला अरबिक जो वर्जन है उससे देखो तो। सो इट इज डिफरेंट एंड दे हैव USSR के गिरने के बाद दे हैव ट्राई टू फॉलो पॉलिसी विच इज मल्टी वेक्टर पॉलिसी क्या है? मल्टी वेक्टर पॉलिसी की उन्होंने कोशिश करी कि शॉर्ट टर्म फॉरेन पॉलिसी फोकस किया एलिट्स में जो कंट्रोल में है, और कोशिश की कि कैसे अपने आपको ऑटोनॉमी दी जाए चाइना और रशिया के मुकाबले। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहले लोग चाहते थे ऑटोनॉमी फ्रॉम रशिया, क्योंकि उससे टूट के अलग हुए थे USSR से। सो दे डोंट वांट टू गेट कॉट अप इनटू द पावर जो है रशिया के उसके अंदर। सो ऑटोनॉमी बनाने के लिए एक ही कंट्री आपके पास बढ़ती है चाइना, जिसके साथ इनकी डिपेंडेंस बढ़ गई। लेकिन BRI प्रोजेक्ट जो शुरू किए चाइना ने, जो इन्होंने वादे दिखाए थे, उसके मुकाबले जो उतनी डेवलपमेंट की बात थी इस रीजन में हुई नहीं। और BRI आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एड देना शुरू किया, बट एज दे प्रोग्रेस्ड ये भी लोग अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के शिकार होते दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, जहाँ की माइंस भी टेक ओवर कर ली हैं चाइना। चाइनीज डेट ट्रैप दे हैव क्रिएटेड अ सिनेरियो जहाँ पे इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी पार्टनरशिप कितनी चाइना से उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ बहुत सारा एनर्जी है। बेचेंगे किसको? नीचे जा नहीं सकते, सी रूट है नहीं, आप लेके जाओ सी रूट तक, इसको तो इतना महंगा पड़ेगा, वो ईरान तो ऑलरेडी सैंक्शन लगा हुआ है, यहाँ से आप जा नहीं सकते, इराक में पहले युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। आप इतने लंबे एक्सेस को लेके जाओगे तो इट विल इंक्रीज द अफेक्टिबिलिटी, तो वायबिलिटी नहीं रहेगी, आपका कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, या आपका एनर्जी प्राइसेस महंगी हो जाएगी। तो इसलिए दे वांट अ रूट जो कि पहली चीज जो कनेक्टिविटी का प्रोसेस है जो पूरा करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। फिर CR रीजन को जोड़ने के लिए अपने वेस्ट एशिया, यूरेशिया, सबकॉन्टिनेंट 3 एरियाज जोड़ने हैं जो कोशिश की जा रही है। चाइना लगातार कब्जा करने की कोशिश में है इस रीजन के सारे रिसोर्सेज के ऊपर, जो कर भी रहा है, बट इंडिया इज ट्राइंग टू कटिल दैट। क्या चीजें हैं पता है आपको? चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, अशगाबाद एग्रीमेंट है, ताप्ती गैस पाइपलाइन है, INSTC कॉरिडोर है। सो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस रीजन। और क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट है इस रीजन की? तो यहाँ पर गोल्ड, कॉपर, आयरन, यूरेनियम काफी मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ऑलरेडी कुछ जो यूरेनियम यहाँ से इंपोर्ट करता है। डिजिटल एरा में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सेंट्रल एशियन ई नेटवर्क, जिसमें हम टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। हमने कस्टम कन्वेंशन साइन कर लिया है जो TIR के अंदर आता है, एंड जॉइन द अशगाबाद एग्रीमेंट। TIR का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रोटियर्स जो एग्रीमेंट था इसी के अंदर, तो वो इसके अंदर आता है अशगाबाद एग्रीमेंट, जो ज्वाइन कर लिया ताकि इस रीजन में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ सके, इसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। अब ई कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, मार्केट एक्सप्लोरेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके ऊपर फोकस कर रहा है इंडिया इन साउथ एशिया, सॉरी सेंट्रल एशिया। इंडिया के लिए जो सबसे रेलेवेंस रीजन की हो सकती है वो एनर्जी सिक्योरिटी की। तो इंडिया को इस रीजन से ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम रिजर्व्स का फायदा मिल सकता है। इंडिया ने तजिकिस्तान, किर्गिस्तान के साथ बातें बढ़ाई भी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तापी की बातें चल रही हैं, तो यहाँ वी आर सीइंग इंक्रीज्ड कैपेसिटी। इसके अलावा अगर आप और देखें जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू इंडिया ने कोशिश करी है इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाने की, वो है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस और SCO, 3 जो मेजर आपके हैं ऑर्गेनाइजेशन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है, इसमें कोशिश क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज लेवल को बढ़ावा देने की, डिजिटल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाने की। यहाँ पर अगर डेप्थ में जाओ तो ये आपके यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की कंट्रीज हैं, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस। ये सारी कंट्रीज अब एक कॉमन मार्केट बनाने की बात कर रही हैं जो ऑलमोस्ट वर्चुअली कंप्लीट हो गया है। EU की रेलेवेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब जब जिस दुनिया में हम बढ़ रहे हैं, विच इज जो यूक्रेन वॉर के बाद जो सिनेरियो बन रहा है, रशिया पे सैंक्शंस लग चुके हैं, रशिया वुड वांट टू डाइवर्सिफाइड मार्केट, यहाँ कॉमन मार्केट बना के इनके बीच में ट्रेड बढ़ाने की कोशिश है। पर इस रीजन में भी किर्गिस्तान ने ज्वाइन किया इसको सबसे लेट 2015 में, लेकिन इनको कोई फायदा या विशेष मिल नहीं पा रहा है। दे आर कॉट अप क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा है, BRI के अंदर फंस चुके हैं, डिप्लोमेसी है, बट दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू इंडिया भी कोशिश कर रहा है इनके साथ एंगेज करने के लिए। तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, EU हो गया, SCO हो गया, ऐसी बॉडीज जहाँ इंडिया कोशिश कर रहा है इनके साथ एंगेज करने के लिए। रीजन की इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं, कल्चरल टाइज, बिलीफ, पिलग्रिमेज के ऊपर बेस्ड है, जिसके थ्रू आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, टू शोकेस देयर ओल्ड हिस्ट्री, टू गेट इन टच विद हाउ जो सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच के संबंध पहले थे कैसे ग्रो हुए, जो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, आप जो डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते हैं, उसमें जो आप सेंट्रल एशियन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि उनके जो आर्किटेक्चर का तरीका था कैसे अडॉप्ट किया गया इंडिया में, तो और इंडियन मूवीज भी काफी प्रचलित है। तो ये सारी चीजें जहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। एक जो इंपॉर्टेंट सेक्टर रैट्स इनिशिएटिव जो
एससीओ के अंदर था टू काउंटर टेररिज्म, वैसे इनिशिएटिव बड़े रेलेवेंस रखते हैं इस रीजन के लिए। इंडिया में जैसे काउंटर टेररिज्म के ऊपर काफी काम हुआ पड़ा है, सो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म एक्सपर्टीज ऑफ इंडिया कैन बी ऑफ बिग हेल्प टू स्कार दिस कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। और कोशिश की जा रही है कि वहां पर भी बात की जाए, और स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में जो कंट्रोल करना है, कैसे तालिबान के साथ नेगोशिएट करना है, उसके लिए भी इस रीजन का एक बड़ा रोल हो सकता है। यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन दे हैव अ लॉट ऑफ से इन अफगानी पॉलिटिक्स, तो उसके साथ कोशिश की जा रही है। इंडिया कजाकिस्तान की मिलिट्री साइज खंजर जो इनके बीच में होती है, और अगर आप देखो तो जो एससीओ राइट इनिशिएटिव मैंने ऑलरेडी बोल दिया, सेपरेटिज्म काउंटर टेररिज्म पे बात की जा रही है। सोशल कैपिटल पे फोकस किया जा रहा है, हेल्थ केयर, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, मोहल्ला कल्चर जो सेंट्रल एशिया के से मिलता जुलता है, सो वी कैन शोकेस देम, वी कैन हेल्प देम इन वर्किंग ऑन दोस एरियाज एज वेल। आयुर्वेदा, सिद्धा, हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन हमारे बीच में और बढ़ाया जा सकता है। जो ट्रांजिट कॉरिडोर है चबहार का, उसके थ्रू कनेक्ट करना इस रीजन को, या फिर आपके जो और इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप करना, दीज आर स्टेप्स व्हिच कैन बी टेकन टू इंश्योर कि यहाँ और ज़्यादा चीज़ें बढ़ाई जाए और ज़्यादा कोऑर्डिनेट इस रीजन के साथ किया जाए। अब सवाल ये कि इंडिया ने इस रीजन के लिए कुछ किया भी है कि नहीं किया है। तो देखिए, ऑलरेडी इंडिया का एक प्रोग्राम है विच इज ITEC, यानी इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जो रन कर रहा है किसी कैपेसिटी बिल्डिंग पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, जो फोकस किस पे करता है भाई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि IT और इंग्लिश ये दो प्राइमरी लैंग्वेजेस पे इंडिया को एक्सपर्टीज मिली हुई इस रीजन में, मतलब हमारे पास काफी वर्कफोर्स है, सो वी कैन हेल्प देम इन ग्रोइंग दैट। ऑल्सो ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक इंडिया ने उनको सप्लाई की थी वैक्सीन और एसेंशियल मेडिसिन, इनिशियली स्टेज में जब बाकी लोग नहीं कर रहे थे। इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इंडिया ICABC, इंडिया सेंट्रल एशिया आपकी बिजनेस काउंसिल जो थी, इसके बारे में मीटिंग रिसेंटली 2020 में हुई थी, ताकि एक बेटर बिजनेस टू बिजनेस कोऑर्डिनेशन चैनल बन सके इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में। और अगर आप देखो तो फाइनेंस, IT सर्विसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बातें चल रही हैं। इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इस रीजन के लिए सैंक्शन किया था, $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर दिस रीजन। कोशिश की जा रही है कि और जो एक्सप्लोरेशन है, जॉइंट एक्सप्लोरेशन की जा सके, उसके ऊपर फोकस रीजन के साथ इंडिया का रह रहा है, टू फर्दर डेवलप एंड टू फर्दर इंटीग्रेट दिस रीजन कॉमर्शियली विद इंडिया। और यही बात आपको और देखने को मिलेगा, आप इस रीजन के बारे में और पढ़ें तो। अगर आप देखें इंडिया का जो प्रोग्राम है कनेक्ट सेंट्रल एशिया, क्या है भाई, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, कनेक्टिविटी, कॉमर्स, काउंसिल, कम्युनिटी, ताकि पॉलिटिकल रिलेशंस डेवलप हो, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट की जा सके, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी टाइज डेवलप किए जा सके। कैसे करोगे आप, सेंट्रल एशिया नेटवर्क की बात हो गई, इंडियन बैंकिंग सेक्टर को एक्सटेंड करने की बात आ गई, ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ाने की बात हो गई, और जो भी आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसको और ग्रो करने की बात आ गई। जैसे $1 बिलियन का जो इंडिया ने बढ़ा के इनको दिया हुआ $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा रेल पाइप, जो रेल लाइन उज्बेकिस्तान में थी, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान की बात, उसको लेकर इंडिया को इनवाइट किया गया। पहले कोशिश चाइना भी कर रहा था उज्बेकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए चाइना से, वो रेल लाइन भी आगे नहीं बढ़ पाई है अभी तक, लेकिन इंडिया को भी इनवाइट किया उज्बेकिस्तान ने, वर्क ऑन द रेलवे लाइन जो अफगानिस्तान के थ्रू बनने वाली है। तो जहां इंडिया कैन प्रोवाइड इट्स एक्सपर्टीज, इंडिया कैन हेल्प डेवलप दैट रेलवे लिंक। चबहार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन कर रखा है, तो वी कैन ऑलवेज एक्सटेंड दिस टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया इंडिया जो डायलॉग हो रहा है वो भी हो रहा है, उसका पहला डायलॉग समरकंद में हुआ था, फिर एक सेंट्रल एशिया डायलॉग 2020 में हुआ था। पोस्ट कोविड पे अभी तक बात नहीं हो पाई है ज़्यादा, लेकिन क्या डिस्कस हुआ होगा, तो जनरली वही जो हम समझते हैं एनर्जी के ऊपर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन हुई इस रीजन को लेकर। कोविड में इंडिया ने फाइनेंशियल एड दी, इंडिया ने असिस्टेंस किया, इंडिया का हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं ICHICDP, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जहां भी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन रखता है, वहां अपने हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करता है, जो कि दे आर नॉट फोकस्ड ऑन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स बट रेदर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द पीपल, जिससे इंडिया की एक इमेज बहुत अच्छी बनी है। जो मैंने बॉडी बताई थी ICABC ये रही, जिसकी मीटिंग हाल में फिर हुई थी फिक्की के साथ, कि और ज़्यादा बिजनेस बिजनेस कॉन्टैक्ट बढ़ाई जाए। इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल के साथ जो कोशिश है कि ट्रेड और कनेक्टिविटी ग्रो की जाए, ई कॉमर्स को ग्रो किया जाए, और ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। टेररिज्म को लेकर उन्होंने कंडेंशन किया है। SCO एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर ये कोऑर्डिनेट करते हैं चीज़ को लेकर। अफगान अब तालिबान में अफगानिस्तान में आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हुई हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थोड़े खटाई में पड़ेंगे भाई, आगे कैसे बढ़ेंगी, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ वेरियस वेयर इंडिया कैन फर्दर कोलैबोरेट विद देम। इशूज़ क्या है भाई इनके बीच में, सबसे बड़ा इशू कनेक्टिविटी का आता है। जियो इकोनॉमिक्स के केस में देखो तो यहाँ US और चाइना के बीच में रेस लगी पड़ी है। चाइना का जो BRI, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके थ्रू जो वो लगातार इस रीजन में कंप्लीटली एंटर कर चुका है, वो काफी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, उनके साथ अपने ट्रेड को लेकर। इंडिया का पूरा ट्रेड इस पूरे रीजन के साथ सिर्फ $2 बिलियन का है। कनेक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं है, कल्चर कनेक्टिविटी कम है, रिसेंटली इकोनॉमिक देयर इज द लो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ INSTC। 20-25 साल से बातें चल रही है, INSTC डेवलप नहीं हो पा रहा। तालिबान की जो ग्रोथ हो गई है, ISIS की ग्रोथ देखी गई है, वी आर सीइंग इस्लामिक स्टेट ऑफ उज्बेकिस्तान ग्रोइंग अप, है तो इसलिए यहाँ पर नार्को टेरर का भी इशू है, नार्कोटिक्स का केस है। USA का इंटरेस्ट इस रीजन में अब थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि उनका फोकस इंडो पैसिफिक के ऊपर है। तो इंडिया के पास लाइक वाइज पार्टनर नहीं है। यहाँ इस रीजन में टर्की भी एंटर कर गया है, टर्की के साथ भी इंडिया के संबंध उतने अच्छे नहीं है। तो जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो इंडिया के लिए अभी आप देखो तो उतनी हितकर नहीं, वट एवर इंडिया वांट्स पॉलिसी पर्सपेक्टिव वैसा बढ़ नहीं रहा, और एज अ ग्रुप भी इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाने, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, डिप्लोमेसी जो, ये सब इस रीजन को और ज़्यादा